बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में और सीसीए में 6 बड़े फैसले हैं। 6 फैसलों में 2 फैसले ऐसे हैं जो किसानों से संबंधित, फूड प्रोसेसिंग से संबंधित, हमारी फूड सेक्टर में आत्मनिर्भरता से संबंधित और हमारे अन्नदाताओं की जिंदगी में बड़ा परिवर्तन लाने से संबंधित, और 4 ऐसे फैसले हैं जो रेलवे नेटवर्क को और मजबूत बनाने के लिए और विशेषकर नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर को और मराठवाड़ा को मजबूत बनाने के लिए प्रोजेक्ट्स हैं। साथियों, मैं सबसे पहले फैसले पे आता हूं। आप सब जानते हैं कि एनसीडीसी, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एक देश के कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है और कोऑपरेटिव मंत्रालय नया बनाकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे सेक्टर में एक आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम किया है। पिछले कुछ वर्षों में कोऑपरेटिव सेक्टर में एक के बाद एक रिफॉर्म्स आते जा रहे हैं और आज जो बड़ा फैसला लिया गया, इस फैसले का महत्व आप समझिए। एनसीडीसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लोन देती है। आज उसका कैपिटल 2000 करोड़ रुपए से बढ़ाया गया ग्रांट इन एड के माध्यम से। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, ये जो लोन्स जाते हैं करीब करीब 8.25 लाख कोऑपरेटिव्स को जाते हैं। 29 करोड़ मेंबर्स हैं जिनके, और 94% फार्मर्स हैं उसके साथ जुड़े हुए, चाहे खेती के लिए हो, फर्टिलाइजर के लिए हो, प्रोडक्शन के लिए हो, शुगर के, मिल्क प्रोडक्शन के लिए, फिशरीज के लिए, व्हीट पैडी प्रोक्योरमेंट के लिए, हर तरीके से उस लोन का एक उपयोग बहुत एक पॉजिटिव तरीके से होता है। अभी हाल ही में मान्यवर श्री अमित शाह जी ने, गृह एवं सहकारिता मंत्री, उन्होंने नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी भी लॉन्च की थी 2025 की, जो कि एक पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव है। एनसीडीसी जो लोन देती है, उस लोन में करीब करीब 99.8% रिकवरी है। नेट एनपीए जीरो है। नेट एनपीए जीरो है। बहुत बड़ी बात है। इस तरह का जो फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम बना है, उस फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम जो कि एक अच्छा मॉडल बना है देश में, इसको और आगे बढ़ाने के लिए 2000 करोड़ रुपए 4 साल में, एवरी ईयर 500 करोड़ रुपीस, ये इस आज की कैबिनेट के अप्रूवल का क्रक्स है। 500 करोड़ रुपए से 20,000 करोड़ रुपए की टोटल लैंडिंग हो पाएगी। फर्दर कैपिटल मोबिलाइज करेगा एनसीडीसी, और 500 करोड़ रुपीस जो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलेगा हर साल, 4 साल मतलब 2000 करोड़ टोटल, तो उससे 20,000 करोड़ रुपए की फर्दर लैंडिंग कर पाएंगे। कई इसमें अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फिशरीज का एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। फिशरीज में जो बड़े ट्रॉलर्स होते हैं, वो बड़े ट्रॉलर्स अब तक बड़ी कंपनीज के पास ही हो पाते थे। यानी जो हमारे फिशरीज के जो उत्पादक किसान हैं, उनको बेनिफिट मिलने के लिए एनसीडीसी के माध्यम से कोचिन शिपयार्ड में अपनी टेक्नोलॉजी से बड़े ट्रॉलर्स का निर्माण कार्य चालू हुआ, और उससे अब अपने किसानों को, अपने किसान भाइयों को उसका बेनिफिट डायरेक्टली मिल सके। ऐसे कई उदाहरण हैं, कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जिससे कि एनसीडीसी के माध्यम से किसानों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। तो इस सक्सेसफुल मॉडल को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया, उसको एक्सपैंड करने का निर्णय लिया गया, और उसको और ज्यादा बृहत बनाने का निर्णय लिया गया। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना। हम सब जानते हैं कि किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक के बाद इतने निर्णय लिए हैं। केवल इस तीसरी टर्म में निर्णय अगर सारे देखो तो 9 लाख करोड़ से ज्यादा के टोटल निर्णय। Decisions in the third term itself are more than worth 9 lakh crore rupees. फूड प्रोसेसिंग के लिए प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना
ये 2017 में स्टार्ट हुई थी और इसका सबसे बड़ा फोकस था जो फूड प्रोडक्शन है, उस फूड प्रोडक्शन के बाद में फूड प्रोसेसिंग पे ज़्यादा ध्यान दें। कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग, इरिडिएशन, लेबोरेटरी में टेस्टिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग करके वैल्यू एडिशन कैसे हो फूड में, उस पे सारा का सारा फोकस है इसमें, इस पूरे स्कीम पे। और पिछले बजट में अनाउंस किया था कि 50 मल्टी प्रोडक्ट इरेडिएशन यूनिट्स होंगे और 100 फूड टेस्टिंग लैब्स नहीं खोली जाएगी। तो आज के इस कैबिनेट के फैसले में प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना का आउटले बढ़ा के 6,520 करोड़ किया गया, 6,520 करोड़ किया गया। और नए इरेडिएशन यूनिट्स और फूड टेस्टिंग लैब्स 50 इरेडिएशन यूनिट्स एंड 100 फूड टेस्टिंग लैब्स के लिए 1,000 करोड़ रुपीस का अलग से प्रावधान किया गया। हम सब जानते हैं इरिडिएशन होने से जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं, क्रॉप आ गया, क्रॉप आने के बाद में स्टोरेज उसकी करनी है। स्टोरेज करने के लिए जो साइंटिफिक तरीका है वो है उसको इरेडिएट करके स्टोरेज करना। उससे उसकी लाइफ बढ़ती है और उसके अंदर कंटामिनेशन खत्म हो जाता है एक तरीके से। तो ये जो साइंटिफिक तरीके से फूड के स्टोरेज का मेथड है वो इरेडिएशन से होता है। दूसरा, फूड टेस्टिंग लैब होने से प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी, प्रोडक्ट की वैल्यू और एक मार्केट में एक्सेप्टेंस बढ़ती है। तो ये साइंटिफिक तरीके अपनाने से किसानों की इनकम में सुधार आता है। इसीलिए ज़रूरी है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए फूड टेस्टिंग लैब्स की स्थापना की जाए। तो आज के फैसले में ओवरऑल आउटले बढ़ाया गया टू 6,520 करोड़ रुपीस और उसमें से 1,000 करोड़ स्पेसिफिकली रखा गया 50 इरेडिएशन यूनिट्स एंड 100 फूड टेस्टिंग लैब्स। इसमें विशेष ध्यान दिया जाएगा जो डिफिकल्ट एरियाज हैं, विशेषकर हिली एरियाज हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और एससी और एसटी के बाहुल्य वाले क्षेत्र हैं, उन पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। पिछले दशक में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में एक सिग्निफिकेंट चेंज आया, एक रेवोल्यूशनरी चेंज आया। आपके सामने ये डेटा है। फूड प्रोसेसिंग का, प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट है डबल हो गया, $5 बिलियन से $11 बिलियन। एग्री एक्सपोर्ट्स में फूड प्रोसेसिंग का जो शेयर है, प्रोसेस्ड फूड का जो शेयर है 14% से 24%। फूड एंड बिजनेस ऑपरेटर्स 25 लाख से 64 लाख बढ़े, 24 मेगा फूड पार्क्स बने, 22 एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स बने, जिससे कैपेसिटी 138 लाख मेट्रिक टन पर एनम बढ़ी। बहुत बड़े नंबर्स हैं ये। अगर उससे पहले के 20-30 साल, 40 साल देखोगे, उससे ज्यादा इन 10 वर्षों में काम हुआ। 289 कोल्ड चेन और वैल्यू एडेड इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए। 305 फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए। ऑपरेशन ग्रीन्स चालू हुआ, उसमें 10 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए। R&D के 225 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए और 20 पैटेंट्स का कॉमर्शियलाइजेशन, 20 पैटेंट्स आए और 52 न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई। ये सारा इन 10 वर्षों में हुआ है, जो कि अभूतपूर्व है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और देश के किसानों के लिए एक इनकम बढ़ाने का बहुत अच्छा सोर्स है और मिडिल क्लासेस के लिए कॉस्ट रिडक्शन का, अच्छी क्वालिटी ऑफ फूड लाने का एक बड़ा सोर्स है। मैं साथियों तीसरे फैसले पे आता हूं। इटारसी से नागपुर 4th लाइन बनाने का आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूवल दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। दिल्ली से चेन्नई का जो हाई डेंसिटी नेटवर्क है और मुंबई से हावड़ा का जो हाई डेंसिटी नेटवर्क है, इन दोनों के नेटवर्क्स के इंटरसेक्शन के पॉइंट पे ये इटारसी से नागपुर वाला सेक्शन आता है। यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ानी इसीलिए ज़रूरी है कि ये एक पॉइंट ऐसा है जैसे नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट
साउथ से नॉर्थ सारी गाड़ियां इस सेक्शन से जाती हैं। अगर आप देखो बिल्कुल देश के सेंटर में आता है ये इटारसी से नागपुर का ये सेक्शन। ये ऊपर ग्वालियर से होते हुए नॉर्थ से साउथ वाली गाड़ियां आती है और इधर मनमाड़ से होते हुए ईस्ट से वेस्ट वाली गाड़ियां जाती है। ऑलरेडी इटारसी से नागपुर के बीच में डबल लाइन है, थर्ड लाइन का काम चल रहा है और अभी ये फोर्थ लाइन आज सैंक्शन हुई। फोर्थ लाइन के होने से वो एरिया पूरा डीकंजेस्ट हो जाएगा, वहाँ पे और ट्रैफिक फ्लो हो पाएगा और कैपेसिटी बढ़ेगी। मैं इसमें आपको स्पेसिफिकली बताता हूँ, कैपेसिटी बढ़ेगी, करीब 10 मिलियन टन एडिशनल कार्गो आएगा। बहुत कॉम्प्लेक्स है ये सेक्शन, इसमें 36 मेजर ब्रिजेस आ रहे हैं इतने से सेक्शन में। 297 किलोमीटर के इस सेक्शन में 36 मेजर स्टेशन ब्रिजेस आ रहे हैं, 415 माइनर ब्रिजेस आएंगे, 2 फ्लाईओवर हैं, 74 अंडरपासेस हैं, 4 टनल्स हैं और 2 रेल फ्लाईओवर्स। रेल ओवर रेल वाला जो रेलवे का मतलब एक ट्रैक से ऊपर से दूसरा ट्रैक जाए। और ये लॉन्ग टर्म में देश के लिए बहुत लाभकारी है क्योंकि इससे हर साल 1206 करोड़ रुपए की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट देश की बची। बड़े हमारे तीर्थ स्थल है जो महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, श्री सैलम ज्योतिर्लिंग, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, इन सब के कनेक्टिविटी में इसका बेनिफिट मिलेगा। ये डिटेल में प्रोजेक्ट ओवरऑल पूरे देश के पर्सपेक्टिव से आपके सामने है। इसके बाद में अलुआबारी से न्यू जलपाईगुड़ी थर्ड एंड फोर्थ लाइन, ये 57 किलोमीटर्स का बहुत ही स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है। ये नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको देखें प्रोजेक्ट को, ये प्रोजेक्ट हमारा, हम सब जानते हैं ये वाला हमारा स्ट्रैटेजिक एरिया है। जो ग्रीन कलर के इसमें दिखाया गया ये हमारा पूरा का पूरा स्ट्रैटेजिक एरिया। अलुआबारी बिहार और बंगाल के इस सेक्शन से निकल के ऊपर सिलीगुड़ी तक जाने का ये सेक्शन, इसको स्ट्रेंथन करना देश के लिए बहुत ज़रूरी है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए बहुत ज़रूरी है और हर तरीके से, चाहे मूवमेंट ऑफ गुड्स हो, मूवमेंट ऑफ पीपल हो, मूवमेंट ऑफ कमोडिटीज़ हो, मूवमेंट ऑफ डिफेंस फोर्सेस हो, उन सब के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर में अभी ऑलरेडी डबल लाइन है, उसको थर्ड एंड फोर्थ लाइन बनाया जाएगा जिससे कि इसकी कैपेसिटी डबल हो। ऑलरेडी उसके नीचे के हिस्से में अलुआबारी से नीचे डाउन टू कटिहार ये डबल लाइन का काम ऑलरेडी मतलब थर्ड एंड फोर्थ लाइन का काम ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है। इस डबल लाइन के साथ ही साथ थर्ड एंड फोर्थ लाइन, तो ये होने से नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी बहुत बढ़ेगी, ज़्यादा गाड़ी चला सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए आराम होगा, सामान वहाँ पे ले जाना आसान होगा और वहाँ से वहाँ के प्रोडक्ट्स को बाकी सब जगह, बाकी सब स्टेट्स में पहुँचाना भी आसान होगा। अगेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, वहाँ पे काफ़ी पानी वाला एरिया रहता है, लो लाइंग एरिया भी रहता है उस एरिया में। 99 ब्रिजेज हैं, 3 फ्लाईओवर्स हैं और 8 अंडरपासेस हैं और 21 मिलियन टन एडिशनल कार्गो जा पाएगा और 2 करोड़ लीटर डीजल हर साल बचेगा। 2 करोड़ लीटर्स ऑफ डीजल विल बी सेव्ड एवरी ईयर। 114 करोड़ किलोग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बचेगी, विच इज इक्वलेंट टू प्लांटिंग 4.5 करोड़ ट्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से। ये थोड़ा बड़ा मैप दिखाया है जिसमें नीचे बारसोई कटिहार से लेके ऑल द वे अप टू न्यू जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी और आगे न्यू अलीपुर। आप देख रहे हैं कि करीब करीब थ्रू आउट आसाम, नीचे यहाँ से कटिहार बिहार का हिस्सा, यहाँ से बिहार के बॉर्डर से लेके ऊपर इस स्ट्रैटेजिक एरिया से लेके सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से आगे फिर न्यू अलीपुरद्वार, न्यू कूच बिहार, न्यू बोंगाईगांव, रंगिया, पूरे इसको 4 लाइन बनाया जाएगा। जो श्रद्धेय अटल जी ने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट दिया था, वैसा ही कॉन्सेप्ट अब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है और जितने इंपॉर्टेंट रेलवे लाइन्स हैं उन सब का क्वाड्रुपलिंग का काम मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के विजन का हिस्सा है।
डिटेलिंग है ये। और इसके बाद में आता है मराठवाड़ा की कनेक्टिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। छत्रपति संभाजी नगर के से लेके परभनी तक का 177 किलोमीटर की सिंगल लाइन है, उसकी डबलिंग का प्रपोजल आज अप्रूव हुआ है 2179 करोड़ रुपीस के लिए। और जो इस एरिया में कई सारी इंडस्ट्रीज हैं, और खासकर मराठवाड़ा में जहां इंडस्ट्रियल ग्रोथ की ज़रूरत है, कई स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं जिनको पोर्ट से कनेक्टिविटी चाहिए। तो आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले जालना जलगांव प्रोजेक्ट भी एक सैंक्शन किया था, वैसा ही ये इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो जालना के ड्राई पोर्ट को कनेक्ट करता है और काफ़ी सारे जो मराठवाड़ा के क्षेत्र हैं इंडस्ट्रियल एरिया से उसको कनेक्ट करता है। और भविष्य में जो NICDC बन रहा है संभाजी नगर इंडस्ट्रियल सिटी, इसका भी इसको सपोर्ट मिलेगा। ये प्रोजेक्ट इस तरह से है, ये सारा मराठवाड़ा एरिया आ जाता है इधर परभनी की तरफ से, फिर जालने की तरफ, जालने से ऊपर सिंगल लाइन ये डबल हो जाएगी। और ऑलरेडी ये जो ग्रीन में दिख रहा है आपको मनमाड से लेके जालना छत्रपति संभाजी नगर तक ऑलरेडी डबलिंग का काम चल रहा है। तो इस तरह से पूरा एक डबल कॉरिडोर हो जाएगा, तो उस डबल कॉरिडोर से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ट्रैफिक का फ्लो बढ़ेगा, ज़्यादा गाड़ियाँ चला सकेंगे, पैसेंजर्स, कार्गो, सबके लिए बेनिफिट होगा। ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, 28 मेजर ब्रिजेस हैं इसमें, 28 मेजर ब्रिजेस हैं, 161 माइनर ब्रिजेस हैं, करीब 14 मिलियन टन एक्स्ट्रा कार्गो इससे ले जाया जाएगा और देश के लिए 1714 करोड़ रुपए हर साल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में बचेंगे। आप देख रहे हो 1 बाय 1 इस तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिससे कि देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम कर सके। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ने से बेटर क्वालिटी लोअर कॉस्ट होने से देश में एक्सपोर्ट करने की क्षमता बढ़ेगी और देश के नागरिकों को भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। रेलवे एनवायरमेंटली सबसे सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इस प्रोजेक्ट से अलोन 4.5 करोड़ लीटर डीजल हर साल का बचेगा, 4.5 करोड़ लीटर डीजल हर साल का बचेगा। ये देश की आत्मनिर्भरता का विषय भी आता है इसमें। आत्मनिर्भर बनने का एक बड़ा एक माध्यम है, क्योंकि डीजल के लिए हमें इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से 77 करोड़ किलोग्राम CO2 बचेगी, विच इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 3 करोड़ ट्रीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रोजेक्ट। ये डिटेलिंग इसकी आप देखो, जलगांव, मनमाड और मुंबई, ये एक बड़ी कॉरिडोर इधर है। फिर जो वेस्टर्न कोस्ट के पोर्ट्स हैं उनसे कनेक्टिविटी, इस कनेक्टिविटी से छत्रपति संभाजी नगर से जालना, जालना से लेके परभनी, ये डबल लाइन बनने से इस पूरे मराठवाड़ा एरिया में बहुत बड़ा एक अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ का माध्यम बनेगा। चौथा रेलवे का प्रोजेक्ट है, ओवरऑल 6th डिसीजन है, वो है डोंगापोसी जरोली 3rd and 4th लाइन। ये झारखंड और वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा को कनेक्ट करने वाला प्रोजेक्ट है और ये पूरा का पूरा स्टील का एरिया है, कंप्लीट स्टील कॉरिडोर है ये सारा का सारा। यहाँ पर स्टील प्रोडक्शन, स्टील के लिए रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन एक मेजर फैक्टर है और जो देश का टारगेट है 300 मिलियन टन एनुअल स्टील प्रोडक्शन। और साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए रखना चाहूँगा, भारत दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर बन गया है। भारत दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर बन गया और इस तरह के प्रोजेक्ट से और ज़्यादा उसमें तेजी आएगी। ये प्रोजेक्ट झारखंड और उड़ीसा के बॉर्डर पे आता है, डोंगापोसी से जरोली के बीच में ऑलरेडी डबल लाइन है, उसको 3rd and 4th लाइन बनाया जाएगा, जिससे करीब करीब 50 मिलियन टन एक्स्ट्रा कार्गो कैरी कर सकेगी रेलवे। 3.85 करोड़ लीटर डीजल बचेगा। और अगेन वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, 10 मेजर ब्रिजेस हैं इसमें, 196 माइनर ब्रिजेस हैं, 8 फ्लाईओवर्स हैं, 4 अंडरपासेस हैं, 2 रेल ओवर रेल फ्लाईओवर्स, रेल फ्लाईओवर कहना चाहिए।
170 करोड़ किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बची। 11 करोड़ ट्रीज को प्लांट करने के बराबर है। और देश के लिए 6038 करोड़ रुपए की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बची थी। 6038 करोड़ रुपीस की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बची। ये ओवरऑल कंप्लीट, ये वाला ऊपर जो देखते हो आप टाटा नगर दिख रहे हैं, जमशेदपुर है वो, और नीचे कलिंगा नगर है। और ये सारा का सारा एरिया स्टील का बड़ा एक हब है, जो कि ईस्ट कोस्ट के पोर्ट्स हैं उनको कनेक्टिविटी देता है, और ऊपर जितना भी स्टील से रिलेटेड सेक्टर्स हैं उनको कनेक्टिविटी। साथियों, एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट देश की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी हर डिपार्टमेंट को बार बार इंस्पायर करते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी लाओ। तो उसमें अब तक ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, चाहे एयरपोर्ट, पोर्ट, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रोपवेज, इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में 4,74,000 करोड़ रुपए के ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं। और ये मिडिल क्लासेस के लिए बहुत बड़ा बून रहता है, सबको बेनिफिट मिलता है इसका, लोअर कॉस्ट से और बेटर मोबिलिटी से। इसी तरह से ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो कि हमारे यूथ के लिए नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, मिडिल क्लास के लिए नई फैसिलिटीज क्रिएट करता है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में 10,48,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए। चाहे एविएशन सेक्टर हो, पोर्ट सेक्टर हो, हाईवे हो, रेलवे, मेट्रो, इंडस्ट्रियल, हाउसिंग, हाइड्रो, रोपवेज, हर एक सारे प्रोजेक्ट्स को अगर हम जोड़ दें तो मेजर चेंजेस हैं। और किसानों के लिए तो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा कमिटमेंट दिखाया है, एक के बाद एक कैबिनेट में आप देख रहे हैं कि फैसले होते हैं, जो कि ये सारी लिस्ट लंबी लिस्ट है, ये 15 से 28 आइटम्स, ये 29 से 37 आइटम्स, और टोटल 9 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स अब तक सैंक्शन हुए हैं, प्रोग्राम्स अब तक सैंक्शन हुए। मैं क्विकली अगर पढ़ूंगा, खरीफ क्रॉप्स के लिए एमएसपी देना, क्लीन प्लांट प्रोग्राम बनाना हॉर्टिकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को एक्सपैंड करना, पीएम जीवन योजना जिससे कि बायोफ्यूल प्रोजेक्ट्स को प्रमोशन हो, बायो E3 जिसमें कि बायोटेक का उपयोग करें, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए क्रॉप साइंसेस पे ध्यान देना, एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करना, लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन को बढ़ाना, हॉर्टिकल्चर के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का काम, कृषि विज्ञान केंद्र को स्ट्रेंथन करना, नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट के लिए प्रोग्राम, एनपीके फर्टिलाइजर्स के लिए सब्सिडी, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के लिए 45,000 करोड़, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल्स 10,000 करोड़ रुपए, फोर्टिफाइड राइस सप्लाई 17,000 करोड़ रुपीज, रबी मार्केटिंग सीजन के लिए प्राइस पॉलिसी 87,000 करोड़ रुपीज, एफसीआई को स्ट्रेंथन करना 10,000 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट उसमें, नेचुरल फार्मिंग के लिए 2,481 करोड़ रुपीज, कोपरा को प्राइस पॉलिसी 855 करोड़ रुपीज, फसल बीमा योजना के लिए एक्सपेंशन ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ रुपीज का, डीएपी फर्टिलाइजर को प्राइस को कम रखने के लिए स्पेशल पैकेज 3,850, फिर रॉ जूट के लिए एमएसपी, शुगर केन बेस्ड एथनॉल प्रोडक्शन का प्राइस, फिर लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज प्रिवेंशन के लिए प्रोग्राम, गोकुल मिशन, डेयरी डेवलपमेंट का काम, कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक का काम बिहार में, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी फॉर पीएनके फर्टिलाइजर, कमांड एरिया और इंटीग्रेटेड, इसमें टेक्नोलॉजी और एआई का यूज करके पानी को कैसे बचाया जाए, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, वो वाला प्रोग्राम, शुगर केन के लिए एफआरपी का प्रोग्राम, फिर इंटरेस्ट सबवेंशन कंपोनेंट, किसानों के इंटरेस्ट की कॉस्ट को कम करना, प्राइस पॉलिसी फॉर खरीफ क्रॉप्स के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोग्राम, पोटैटो सेंटर आगरा में बढ़ाना, नया बनाना, नया स्थापित करना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 24,000 करोड़, और आज प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना का एक्सपेंशन 6,530 करोड़। किसानों के लिए इतना सोचना और इतना अलग अलग तरीके से सोचना,
उनके जीवन के हर डायमेंशन के बारे में सोचें, हर तरीके से उनको स्ट्रेंथन कर। बहुत दूरगामी सोच है प्रधानमंत्री जी की। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि किसानों के लिए इतना आपने दूरदृष्टि रखी और इतना हर एक एस्पेक्ट पे ध्यान। Thank you, sir. Uh, now we take the questions और जैसी परंपरा है फर्स्ट रो से शुरू करेंगे। तो फर्स्ट रो में कोई पूछना चाहता है सवाल? देन सेकेंड रो यहाँ से चलिए आप। आवाज। सर मैं लक्ष्मण सिंह एनडीसी आवाज से जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ने 25% की ड्यूटी लगाई है, जो बयान दिया है, उस पर कैबिनेट में कोई चर्चा हुई क्या, और सरकार इस पर क्या कोई एक्शन लेने पर विचार कर रही है? कैबिनेट में जो कुछ भी हुआ वो सब आपके सामने रखिए। Sir, Prakashan, the Chief Correspondent of Mathrubhumi, Kerala, you have mentioned about the Cochin shipyard, the protection of indigenous cranes. Will you elaborate on that? यार्ड में जो बड़े ट्रॉलर्स पर क्वेश्चन आप डिटेल लेके आप दे देना, आप अपना नंबर दे देना, आपको उसकी डिटेल्स। ओके, 180 Sir, Sir, I have two questions. What is the total disbursement as on date of NCDC? And the second thing is, what kind of interest rate they are charging, sir? This is a continuous ongoing program. It is not an annual kind of program. हर Exactly, sir, but साल any- रिपेमेंट भी होता है, आगे भी जाता है। So, एक तो कोई एनुअल फिगर या कोई फिगर डिस्बर्समेंट का? $95,000 crore Yeah, that rupees is है। what I was. And what is the rate of interest on that? सर एक्चुअली दो तरह के इंटरेस्ट रेट है, फिक्स रेट एंड फ्लोटिंग रेट। तो ये अलग अलग वेरी करता है, जिस समय जो मार्केट रेट होता है उसके हिसाब से। तो 7 to 8% अलग अलग रेट्स होते हैं। और जो टोटल फिगर माननीय मंत्री जी की अनुमति से सर अब तक एनसीडीसी ने 4,35,000 करोड़ का डिसबर्समेंट किया। 4,05,000 करोड़ का। यस सर, सिंस इंसेप्शन से, शुरू से अब तक। 230 सर मधुरेंद्र मैं न्यू नेशन से। अभी जो कैबिनेट सैंक्शंस है उसमें अलुआबाड़ी और न्यू जलपाईगुड़ी रेल तो मैं देख रहा था। स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस से ये लाइन काफ़ी जरूरी दिख रहे हैं, क्योंकि यहीं से चिकन नेक होकर गुजरता है। तो फॉर द मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप्स एंड लॉजिस्टिक कितना इम्पोर्टेंट है ये, और किस तरह से इस स्ट्रेटेजिक लाइन के ज़रिए हमारी जो सेनाएं हैं उनको सपोर्ट मिलेगी, खासतौर पे अगर हम नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी विद द एंटायर कंट्री देखें। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आप देख ही रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, इस प्रोजेक्ट की लोकेशन ही अपने आप में इतनी स्ट्रैटेजिक है। अलुआबाड़ी से न्यू जलपाईगुड़ी, इस प्रोजेक्ट में अभी ऑलरेडी जो डबल लाइन है, 4 लाइन होने से कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी। कैपेसिटी बढ़ने से मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ पीपल, मूवमेंट ऑफ ट्रूप, सभी चीज़ों में इसका बेनिफिट है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। 145 Good afternoon, Minister. This is Rishabh from Times Now. I'm just taking question further from Madhurendra. The chicken neck that we are talking about, there are important stations on that. But the major focus has always remained either on Kishanganj station or the Siliguri New Jalpaiguri station. While the border areas lie at Islampur or Kaisil or Panjipada. So are there also any proposals or planning? Very good point. Excellent point, and thank you for asking it. इस पूरे के पूरे एरिया में each and every station is getting practically improved, and as part of the Amrit Bharat station program, we are developing the stations, strengthening them, and also creating extra capacity in them by developing additional loop lines, by developing rake points, by developing areas where you can park the trains, what we call stapling. So stapling line, rake line, ये सब के सब। So, just one more. When we are talking about the Manmad line development,
so maximum trains that move from Delhi to Bangalore or majorly in Karnataka move through Manmad, and it is virtually impossible to have a Tatkal ticket or a short, a short planning ticket in that area. Given that till Manmad it's always fixed, given that it is close to Shetty and it, offers the closest station. So, Are we planning to also have more passenger trains on this route, given that the passenger capacity is quite high on this route? You're right. Almost every month you would have noticed that we are introducing new trains, and that is because we have been able to add a lot of new tracks. In the last 11 years, we have added about 34,000 kilometers of new tracks, which includes gauge conversion, doubling, tripling, quadrupling, new lines. So that is a huge jump if you compare it in the past. Now we are adding practically sometimes 5,000 kilometers, sometimes 4,000 kilometers. That is the pace at which we are adding new tracks, which is almost like 12 kilometers a day. So that kind of pace of track construction is helping us to increase the number of trains, and we are able to add more trains. Practically every month, you must have noticed in news, we are adding new trains. Second row, third row, starting from 272. सर मेरा नाम सचिन बुधौलिया है, मैं हिंदुस्तान समाचार से हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि जो रेलवे के नए प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, जैसे कैपेसिटी थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन या डबलिंग की जा रही है, क्या उनमें गति के लिहाज से उसको स्पीड बढ़ाई जाए, इसको लेकर के हम किस स्टैंडर्ड का पालन कर रहे हैं? और जैसे कई अध्ययन होते हैं कि इतना कार्बन एमिशन बचेगा, इतना माल ढुलाई बढ़ाएंगे, तो गति कितनी बढ़ेगी, इससे समय की कितनी बचत होगी, ऐसा भी कोई अध्ययन होता है सर क्या? बिल्कुल, और बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। इन 10 वर्षों में रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए एक मेजर प्रोग्राम हाथ में लिया, वो है ट्रैक की कैपेसिटी को, स्पीड पोटेंशियल को इंक्रीज करने का। एग्जैक्ट नंबर्स मैं आपको बताता हूँ। करीब करीब 1,04,000 किलोमीटर अभी रेलवे ट्रैक्स अपने हो गए देश में। 10 साल पहले ये नंबर था करीब 72,000 किलोमीटर के आसपास, और 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के, 110 किलोमीटर पर आवर स्पीड के, अभी पार्लियामेंट में भी जवाब दिया है। दैट नंबर इज नाउ बिकम 78% ऑफ द ट्रैक्स इन द एंटायर रेलवे नेटवर्क में हैज बिकम 110 kmph का रेलवे नेटवर्क, और प्रैक्टिकली हर महीने ये इंक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल कैपेसिटी बहुत बढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ अगर आप देखो, already we have now crossed 720 crore people carrying. Last year we crossed 720 crore passengers. That's a huge number. Or we have become second largest cargo carrier in the entire world by carrying 1.6 billion tons of cargo last year. Second largest cargo carrier in the world. So overall बहुत कार्गो में करीब मेरे ख्याल से 2014 में this number was about 1 बिलियन के आसपास था। 1 बिलियन से 1.6 बिलियन पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। 60% जंप बहुत बड़ी बात होती है, और पैसेंजर्स 720 करोड़ मेंटेन करना इज अनदर वेरी बिग। इन सबको ध्यान में रखते हुए रेलवे का ओवरऑल अपग्रेडेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। थर्ड रो, 214. Yes. Sir, as you mentioned that the NCT will raise around 20,000 crore. Could you please share details on how this money will be raised and for what period? गवर्नमेंट से जो 2000 करोड़ रुपीस हमें मिलने हैं, 500 करोड़ रुपए प्रत्येक वर्ष, इससे हम मार्केट से जो कमर्शियल बैंक्स हैं या बॉन्ड्स हैं, वहाँ से फंड मोबिलाइज करते हैं। 4 years, yes. सर Yes, left. नमस्कार, पंकज हूँ जिनसर से। सर, ये फूड टेस्टिंग लैब का जो प्रोग्राम है हमारा काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, अभी तक इसमें कितना हम लोग कर पाए हैं, और आगे जो अब अप्रूवल आया उसमें कितना ऐड ऑन हो जाए? 100 लैब्स ऐड करेंगे इस प्रोग्राम से, और ऑलरेडी कितनी लैब्स होंगी?
इसमें हमने 205 ऑलरेडी प्रोजेक्ट सपोर्ट किए थे, जिसमें से 165 जो है ऑलरेडी फंक्शनल है, लैब्स कंप्लीट हो चुकी हैं, और इस बजट अनाउंसमेंट के हिसाब से 100 लैब्स हम और सपोर्ट करेंगे। अच्छा लगता है ऑफिसर्स एकदम स्पेसिफिक आंसर दे रहे हैं। फिफ्थ रो, सर मैं अजय हूँ सकार न्यूज़पेपर से। ये जो इटारसी नागपुर और औरंगाबाद परभणी ये दोनों प्रोजेक्ट है, कब तक पूरे होंगे? इसका रेलवे प्रोजेक्ट्स करीब 3 से लेके 5 साल के बीच में रहते हैं, और लकीली ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें लैंड एक्विजिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी अलाइनमेंट है। तो यहाँ पे काम बहुत तेज़ी से जा रहा है, और जैसा मैंने अभी आपको कहा, अब तो काम करने की क्षमता भी बहुत बढ़ गई है। ऑन एन एवरेज करीब 3800 किलोमीटर हर साल के कर ही रहे हैं, 10 किलोमीटर पर डे से ज़्यादा काम अभी हो ही रहा है। Anybody else? इनमें जो ब्रिजेस और टनल्स हैं इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, और जैसा आपको देखा इस वाले प्रोजेक्ट में 36 मेजर ब्रिजेस, जो इटारसी नागपुर है इसमें 36 मेजर ब्रिजेस है। वैसा ही संभाजी नगर से कितने ब्रिजेस हैं उसमें संभाजी नगर वाले में? 28 मेजर ब्रिजेस ये आता है इसमें। हाँ ये इसमें 28 मेजर ब्रिजेस, ब्रिजेस में काफ़ी टाइम लगता है। ओके, महावीर सिंह बोल रहा हूँ जी, फ्रीलांसर हूँ। सरकार ने किसानों की मजबूती, आज आपने बताया कई फैसले लिए हैं। अभी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में आपने बताया कि काफ़ी ग्रोथ हुई है पिछले 11 साल में। अब जो अमेरिका ने जो फैसला लिया है कि 25% ड्यूटी लगाएंगे, क्या फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के ग्रोथ पर आने वाले समय में कोई असर पड़ेगा? आज जितने भी कैबिनेट में फैसले लिए उसके बारे में आपको मैंने बता दिया। मतलब Anybody else? ठीक है, चलिए दोस्तों, धन्यवाद।